हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एग्जामिनेशन। यानी हम पता कैसे करें कि जो हम परीक्षा ले रहे हैं वो अच्छी है या बुरी है। इसीलिए कुछ लिमिट्स रख दी गई, जैसे कुछ चीजें डिसाइड कर दी गई कि अगर परीक्षा इन सारी चीजों पे खरी उतरती है तो वो जो एग्जामिनेशन है, वो जो परीक्षा है वो अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो परीक्षा को हम देख ही चुके थे कि परीक्षा किसे कहते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को कुछ स्किल सिखाते हैं, कुछ लर्निंग करवाते हैं, फिर उसकी जांच करने के लिए वो जिन टेक्निक या मेथड या विधियों का प्रयोग करते हैं, साइकोलॉजी या विज्ञान की भाषा में हम उसे परीक्षा कहते हैं। ठीक है, या एक मैंने कॉमन लैंग्वेज में भी बताया था कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों की या उसके खास गुणों की जांच करना ही परीक्षा कहलाता है। इतना समझ आया था आप लोगों को। तो आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अच्छे एग्जाम की, अच्छी परीक्षा की, उसको देखते हैं। सबसे पहली जो क्वालिटी है वो ये होनी चाहिए हमारे एग्जामिनेशन में, वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है, मैं इधर आ जाती हूँ। वैलिडिटी क्या होता है, यानी वैधता क्या होता है। वैधता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे वैधता में ये बताया गया है कि जिस चीज के लिए आपने वो पेपर तैयार किया है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मैथ्स का टेस्ट ले रहे हैं तो बच्चे को उसी के बेसिस पे नॉलेज मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बताया कि आप कल मैथ्स का पेपर लेंगे और उसमें हिंदी के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपने जिस चीज का टेस्ट बोला है, जिस चीज का एग्जामिनेशन लेने के लिए कहा है, परीक्षा लेने के लिए कहा है, आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पुट करेंगे और बच्चों से पूछेंगे। यानी जो भी आपका मतलब एग्जामिनेशन है या जो परीक्षा आप बच्चे की ले रहे हैं, उसमें आपके उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, जिससे रिलेटेड आप उसका एग्जाम ले रहे हैं, यानी निश्चित उद्देश्य को पूरा करना चाहिए आपका जो परीक्षा है या एग्जामिनेशन है। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कोई भी परीक्षा जो एग्जामिनेशन है वो अगर वैलिड नहीं होती है, तो क्या होता है, वो जो परीक्षा है वो अर्थहीन है, यानी मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और वही परीक्षा अच्छी होगी जो वैलिड होती है, यानी अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गुड एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, पहला तो गुण इसका हो गया। दूसरा गुण इसका ये है विश्वसनीयता, यानी रिलायबिलिटी। इसमें क्या होगा, हम बच्चे का टेस्ट लेंगे। ठीक है, हमने एक बच्चे का टेस्ट लिया और उसका रिजल्ट आया। ठीक है, फिर हमने वही टेस्ट क्या किया, अगले दिन लिया, फिर सेम अगर आता है रिजल्ट, तब तो वो रिलायबल है, अदरवाइज वो रिलायबल नहीं माना जाएगा। हम उस टेस्ट को कितनी भी बार रिपीट कर दे, बच्चे का रिजल्ट वही आना चाहिए, तब तो वो रिलायबल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चा जैसे अगर एक दिन 50 नंबर आए हैं बच्चे के, अगले दिन 49 नंबर आ गए तो वो रिलायबल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है 1-2 नंबर का फर्क आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा अगर अंतर आता है तो वो टेस्ट रिलायबल या वो एग्जामिनेशन रिलायबल नहीं माना जाता है। ठीक है, यानी आप लोगों को समझ आया कि एक टेस्ट को अगर हम बार बार ले रहे हैं और ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है नंबरों में, तब वो रिलायबल होगा। और अगर नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि एक बार आपने टेस्ट लिया तो बच्चे के 10 नंबर आ रहे हैं और अगली बार लिया तो 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। तो दूसरी क्वालिटी एग्जामिनेशन यानी परीक्षा की क्या होती है, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें तो समग्रता होनी चाहिए। आप जो भी परीक्षा बच्चे की ले रहे हैं, यानी कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ठीक, यानी कोई भी, जैसे अगर आप बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे आप देख रहे हैं आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं, साथ ही में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए जा रहे हैं, तो वहां पे क्या है, समग्रता है। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो देखना चाहता है कि आप कितना अच्छे से किस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब कितनी डीप आपकी सोच है, थिंकिंग है, आप कितने अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है, समग्रता है। ठीक है, ऐसे ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जो कुछ पोर्शन होता है लैंग्वेज वाला होता है, कुछ जीके जीएस वाला होता है, कुछ इंग्लिश वाला पोर्शन होता है, तो क्या है, वहां पे समग्रता है। एटलीस्ट हम बच्चे को जज कर पाए। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कुछ क्वेश्चन पुट कर दे, हमें पता ही ना चल पाए कि बच्चे की क्या एबिलिटी है, बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, बच्चे की क्या लर्निंग है, क्या स्किल है। यानी हम कह सकते हैं इतने प्रश्न तो कम से कम होने चाहिए कि हम छात्रों की स्किल को जांच कर पाए, या हम उसको अच्छे से माप तो पाए एटलीस्ट कि बच्चा कैसा है या बच्चे ने क्या सीखा है। ठीक है, मीनिंगफुल होनी चाहिए
वो जो एग्जामिनेशन है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी जो परीक्षा है वो होनी चाहिए। और अगर इसका अभाव होता है, अगर समग्रता नहीं होती है, तो क्या होता है, परीक्षा की निर्भरता समाप्त हो जाती है, यानी आप जो आपको जो फीडबैक मिलने वाला है फिर वो खत्म हो जाता है, उसी से तो पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा या कितना नहीं सीखा। तो यानी परीक्षा की निर्भरता समाप्त हो जाती है अगर हमारे पास समग्रता नहीं होती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद चौथा गुण देखें तो वस्तुनिष्ठता आती है, यानी ऑब्जेक्टिविटी आती है। देखिए ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी में ये होता है, हम क्वेश्चन जो भी बच्चे को दे रहे हैं उसका आंसर पहले से ही एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे और उसका आंसर पहले से ही हम लोगों को पता होगा। प्लस दूसरी बात ये है कि उसके नंबर भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब रख लेंगे कि ये 2 नंबर का होगा ये प्रश्न, या ये 4 नंबर का होगा, इस तरीके से। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि सारे बच्चों को वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बच्चे के लिए उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और निकल रहा है, मतलब पढ़ने के बाद उनको कोई और आंसर समझ आ रहा है, मतलब क्लिक करना चाहिए बच्चे के मन में कि सौरमंडल क्या है, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि सौरमंडल क्या है। हर बच्चे के लिए उस क्वेश्चन का मतलब एक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ और सोच रहा है, आपने कोई ऐसा प्रश्न दे दिया कि हर बच्चा अलग अलग सोच रहा है कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर जैसे क्या होता है, जो टीचर्स हैं वो स्टीरियोटिपिकलिटी दे देते हैं। क्यों होता है ऐसा, देखिए अगर कोई टीचर है, एक इंग्लिश का टीचर है और एक साइंस का टीचर है, अगर कॉपी चेक कर रहा है तो हो सकता है वो जिस बच्चे से चिढ़ता हो या उसको कॉपी चेक करनी ना आती हो, तो क्या होगा, वो बच्चे को कम नंबर दे देगा, या 100 में 90 दे देगा, किसी बच्चे को 100 में 10 दे देगा। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि सभी बच्चों के लिए समानता होनी चाहिए, किसी भी बच्चे के प्रति एक नाइंसाफी ना हो, है ना। मतलब सभी जो टीचर्स हैं वो देख के अच्छे से चेक करें कि बच्चे के जितने नंबर आने चाहिए, जितना उसने किया है उसको उतने नंबर मिलने चाहिए। स्टीरियोटिपिकल नहीं बनना है टीचर्स को यहाँ पे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, वो बच्चे के साथ पूर्ण रूप से समानता का भाव रखेगा। तो ये है हमारी ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठता, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अगला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बात आती है व्यवहारिकता की, यानी हम कह सकते हैं प्रैक्टिकली उस चीज को मतलब अप्लाई कर पाना। जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी स्किल सीखी है, जो भी उन्होंने समझा है, वो क्या कर पाएंगे, अपनी लाइफ में उसका यूज कर पाएंगे, है ना। मतलब आप जो भी परीक्षा बच्चों की ले रहे हैं, वो जब अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे, वो बता देंगे, तो जो भी एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे बच्चा उस चीज को अपनी लाइफ में उतार पाएगा, उसका यूज कर पाएगा, ठीक है। तब तो वो जो आप एग्जाम ले रहे हैं, वो जो परीक्षा ले रहे हैं, वो कैसी होगी, अच्छी मानी जाएगी, उत्तम मानी जाएगी। मानक की बात करें यानी नॉर्म्स की बात करें तो क्या होगा, बच्चे के उम्र के हिसाब से आप जो परीक्षा मतलब ले रहे हैं, जो भी आप पेपर बना रहे हैं, उसकी उम्र के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो क्लास 8th में है और आपने उसको 10th क्लास का पेपर पकड़ा दिया है। ऐसा होता है ना, हर एक स्टैंडर्ड का पेपर होता है, जैसे बीएड का भी अपना एक स्टैंडर्ड है, वहां पे अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या आप सीटेट जैसे एग्जाम देते हैं, या आप टेट जैसे एग्जाम देते हैं, एलटी ग्रेड या टीजीटी लेवल का आप कोई भी एग्जाम देते हैं, या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, तो वहां का जो स्टैंडर्ड होता है वो अलग होता है, वहां के जो नॉर्म्स होते हैं वो अलग होते हैं, वहां के जो मानक होते हैं वो अलग होते हैं। यानी बच्चे की एज को देखकर और नंबर भी हम उसी हिसाब से रखेंगे, और प्लस कक्षा का भी ध्यान रखेंगे कि वो किस स्टैंडर्ड पे है, किस लेवल पे है, तो क्या होगा, वो मानक पर खरा उतरेगा हमारा जो भी परीक्षा का जो भी होगा ना पेपर, क्वेश्चन पेपर होगा वो, यानी जो भी परीक्षा हमारी रहेगी। विभेदता की बात करें यानी डिस्क्रिमिनेशन की बात करें अगला, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे परीक्षा हम ले रहे हैं बच्चे की, वो बच्चे की एबिलिटी को असेस कर पाए। ऐसा ना हो कि सारे बच्चों के एक जैसे नंबर आ रहे हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मतलब जैसे नहीं गिफ्टेड होते हैं, मतलब तो कुछ बच्चे उत्तम है, कुछ बच्चे अति उत्तम है, कुछ बच्चे एवरेज है। तो सब बच्चों की हम एबिलिटी, अगर हम जैसे कोई कहेगा कि कोई भी जो एग्जाम है वो बच्चे की एबिलिटी चेक नहीं कर सकता, भाई जो बच्चा मतलब किस चीज में इंटरेस्ट रखता है हमें ये तो पता चल पाएगा, एटलीस्ट बच्चा कितना अच्छा कर पा रहा है, कौन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम एग्जाम के माध्यम से ही उनको और अच्छे से समझा सकते हैं, अपनी टेक्निक और मेथड को बदल सकते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा बच्चा किस एबिलिटी का है, ठीक है। तो इस तरीके से विभेदता भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है एग्जामिनेशन में, ठीक है।
और अगर ये सारे गुण किसी भी परीक्षा में पाए जाते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में पाए जाते हैं, तो वो परीक्षा उत्तम परीक्षा मानी जाती है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और जो हमारा टेस्ट है और जो हमारा एग्जामिनेशन है, यानी परीक्षा और परीक्षण, लगभग दोनों का मतलब एक ही जैसा निकल के आता है, उसको भी हम समझेंगे जैसा कि मैंने कहा था। और अगर आपको टॉपिक समझ आ रहे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।